नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 7 में। ये सेशन नंबर 7 है बी जॉब रेडी इन कंप्यूटर नेटवर्किंग का। और आप सभी को पता है कि भाई हम टीसीपी स्टार्ट कर चुके हैं अब, है ना। टीसीपी स्लैश आईपी मॉडल, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था और कोशिश की थी कि एक मैसेज हम टीसीपी आई के ऊपर कैसे भेजेंगे। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, देख चुके थे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, इसका क्या मतलब है। डेफिनेटली आज की क्लास में ही पता लग जाएगा। तो बेसिकली ये है आज का एजेंडा, है ना। अच्छा, मैंने एक इम्पॉर्टेंट एडअप किया है आज की क्लास में कि हालांकि हमने देख लिया था कि टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर मैसेज कैसे जाएगा, हमने उसको पोस्टल ऑफिस से कंपेयर भी कर लिया था, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि आपके दिमाग में अभी भी कुछ कुछ डाउट हैं इसको लेकर, तो एक बार इसको और देखा जाएगा, लेकिन डिफरेंट डायग्राम से, डिफरेंट पिक्चर से, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में अगर आपके दिमाग में कुछ आता है कि भाई टीसीपीआई की आईपी के ऊपर एक्चुअल में मैसेज कैसे जाता है, तो आज का डायग्राम याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपके साथ लंबे टाइम के लिए अटैच हो जाएगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट लंबे टाइम के लिए अटैच होना बहुत जरूरी है। राइट, रीजन उसका सिर्फ इतना सा है कि पूरी की पूरी जो नेटवर्किंग है वो टीसीपी आईपी मॉडल पर ही बेस्ड है। और अगर आपको ये बेसिक क्लियर हो गया तो भी आने वाले टाइम में आप कुछ भी पढ़ रहे होगे, आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। और क्योंकि हम नेटवर्क इंजीनियर हैं, राइट, और हमें नेटवर्क लेयर सबसे ज्यादा पसंद आती है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो भाई, जब आप लोग नेटवर्क इंजीनियर बनेंगे तो आपसे मैं तब पूछूंगा, आप भी बोलोगे क्या नेटवर्क लेयर ज्यादा फेवरेट है हमारी, है ना। तो हम नेटवर्क लेयर से ही पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद लेट्स लर्न सम मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है भाई, मैं आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर वो 11 12th का जो मुश्किल वाला मैथमेटिक्स है वो नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसका तो कहीं अलग ही इस्तेमाल होता है। हमारे जो कंप्यूटर साइंस में, स्पेसिफिकली नेटवर्किंग में, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। अगर आपको डेसिमल में कैलकुलेशन करना आता है, जो कि सभी को आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट, वैसे ही हमें बाइनरी में भी कुछ कुछ कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए। वो कैसे करेंगे आज मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की भी बात करेंगे, लेकिन उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा आसान है ना। तो जिन लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगता है, ये मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क इंजीनियर को इतना ज्यादा मैथ्स चाहिए नहीं, जितना चाहिए उतना आज आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और अगर टाइम ने परमिट किया तो भाई जरूर बात करेंगे कि आईपी एड्रेस और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि हम सभी को जो हमारा एड्रेस है, रियल एड्रेस घर का, उसका तो लॉजिक पता है बहुत अच्छे से, लेकिन आईपी एड्रेस का लॉजिक नहीं पता है। तो शायद आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ये है आज का एजेंडा, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैसेज को फिर से भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा और क्लोज जाएंगे कि ये मॉडल कैसे काम करता होगा, ठीक है। बात करते हैं। अच्छा, अभी मैंने क्या किया है, जनरली हमने जो लेयर्स को दिखाया था वो कुछ ऐसे दिखाया था कि भी एप्लीकेशन लेयर थी, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना, और उसके नीचे हो गई अब नेटवर्क लेयर। और आपको ये पता था कि भी डेटा एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट की तरफ गया, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क लेयर की तरफ गया, और इन्होंने अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया, ताकि जब यही डेटा पहुंचे रिसीवर के पास तो रिसीवर को उसको पढ़ने में आसानी हो। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब मैंने यहां पर क्या किया है कि भाई एक ही पेज पर डायग्राम आ जाए, उसके लिए एप्लीकेशन लेयर भी तो सही से बना दी, उसके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर भी सही से बना दी। अब बनानी तो मेरे को नेटवर्क लेयर इसके नीचे चाहिए थी कायदे में, राइट। लेकिन अगर वो बना था तो भाई डायग्राम बहुत बड़ा होता और एक पेज पर नहीं आ पाता। इसीलिए मैंने क्या क्या किया, ये नेटवर्क लेयर को जरा साइड में बना दिया है। लेकिन आप अपने दिमाग में रखिए कि भाई है ये ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे, ठीक है। तो पहले तो रही स्ट्रक्चर की बात इस डायग्राम के, या जो मैंने ये पिक्चर बनाने की कोशिश की है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या होता है। तो ये रहा अंजलि का लैपटॉप, ठीक है। अंजलि ने इसके ऊपर दो चीजें एक साथ कर रही है, और किसी का एक क्वेश्चन भी था कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि मैं सिर्फ
एक ही एप्लीकेशन को ऑन करूंगा और उसमें हाई लिखने की कोशिश करूंगा। ऐसा भी हो सकता है अंजलि व्हाट्सएप पर भी बात कर रही हो और इसके साथ साथ उसने उसने गूगल क्रोम ब्राउजर खोला हो और उसमें वो एक वेबसाइट भी चलाने की कोशिश कर रही है। फॉर एग्जाम्पल उसको उसकी बैंक से काम है, तो उसने एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट खोली हुई है और उस पर भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है। राइट। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ दो चीजें ही चल सकती हैं एक साथ, और भी चीजें चल सकती हैं। राइट। लेकिन हम तो उन एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं जिनसे हमारे लैपटॉप से निकलकर कुछ जाने वाला है बाहर। ठीक है। तो इसने अंजलि ने क्या किया, अपने लैपटॉप में व्हाट्सएप एप्लीकेशन भी ओपन किया हुआ है और क्रोम भी ओपन किया हुआ है। व्हाट्सएप में इन्होंने लिख दिया ये हाय। ठीक है। और क्रोम एप्लीकेशन में इन्होंने बेसिकली क्या किया, लिखा hdfcbank.com। ठीक है भैया, ये हो गया। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि भी एप्लीकेशन लेयर रेडी होती है एकदम से हमेशा। अच्छा, कहां पर रेडी होती है? ऑफ कोर्स इस लैपटॉप के अंदर है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमने ज्यादा तरीके से तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये भी एक काफी बड़ा प्रोग्राम है। ठीक है। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का प्रोग्राम सबसे पहले चलता है और उसके बाद दूसरे प्रोग्राम्स उसके ऊपर ही चल रहे होते हैं। ठीक है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैंने एक शानदार ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स भी बनाया हुआ है जिसका नाम है लिनक्स, जो कि आपको मिल जाने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो अब एप्लीकेशन लेयर जो हमेशा चल रही होती है। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में व्हाट्सएप का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जो भी ऊपर आप लिखोगे, और क्रोम से वो डेटा कलेक्ट किया जाएगा जहां से आप जाने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर आप जाने की कोशिश कर रहे हो। तो यहां से आप जाने की कोशिश कर रहे हो एचडीएफसी बैंक की तरफ। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया है ताकि इन दोनों का डेटा अलग अलग रहे, कि भाई एप्लीकेशन लेयर के डेटा को तो मैं दिखा रहा हूँ, सॉरी व्हाट्सएप की डेटा को तो मैं दिखा रहा हूँ येलो कलर से। ठीक है। जैसे कि ये मैंने दिखा दिया, ये येलो कलर के जीरोस एंड वंस हैं जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन से मैंने कलेक्ट किए थे। वो अब नीचे कुछ इस फॉर्म में जा रहे होंगे। और अगर मैं बोलूं कि भाई ये एक झरने की तरह गिर रहे हैं ऊपर से, तो आप ये मान के चलिए ये स्ट्रीम है ना। स्ट्रीम किसकी? बिट्स की, जो एप्लीकेशन लेयर से निकलेगी और ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली जो क्रोम का डेटा आप इकट्ठा कर रहे थे ऊपर से, उसको मैंने ग्रे कलर से दिखाया है और वो यहां पर वंस एंड जीरोस की फॉर्म में नीचे आ रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि यार एप्लीकेशन लेयर की बात बनी नहीं, कुछ हमें ज्यादा समझ में नहीं आया। क्योंकि क्या इसका काम सिर्फ इतना सही है कि एप्लीकेशन से डेटा लिया, मतलब व्हाट्सएप से डेटा लिया और नीचे छोड़ दिया? अगर ऐसे ही है तो यार इस लेयर को बाहर निकाल दो, है ना। क्योंकि अगर ऐसा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर सीधा का सीधा ये डेटा ले सकती है। और मैंने लास्ट टाइम भी इसका आंसर ये किया था कि भाई एप्लीकेशन लेयर इसमें कुछ ना कुछ ऐड डिलीट करती है। राइट। लेकिन हमें वो चीजें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि हमें एप्लीकेशन लेयर पर ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देना चाहता हूं कि अगर कभी आपने HTTP का नाम सुना हो, शायद सुना ही होगा, है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ट्रांसफर है, पता नहीं ट्रांसपोर्ट है, लेकिन है। राइट। अगर आपने SSL का नाम सुना होगा, सिक्योर सॉकेट लेयर। और अगर कभी आपने ये ऑब्जर्व करने की कोशिश की हो कि भाई जैसे ही आप अपने ब्राउजर पर जाकर HDFC बैंक लिखने की कोशिश करते हो, तो थोड़ी देर में वो जो ब्राउजर में एक लॉक बना हुआ आ जाता है। राइट। और इस लॉक का सिंबल सिर्फ इतना सा होता है कि भाई अभी ये डेटा जो इसका जाने वाला है आपके HDFC बैंक की तरफ, वो बहुत सिक्योर है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर लॉक बना हुआ आ जाए किसी वेबसाइट पर, जो कि आजकल हर एक वेबसाइट पर ही आना चाहिए, तो आपका डेटा और वेबसाइट के बीच में जो भी बात हो रही है वो सिक्योर है, वो सेफ है। ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, आगे बढ़ने से तो मैंने सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने ये प्रोटोकॉल्स के बारे में सुना हुआ है, ठीक है, तो जो भी डेटा एप्लीकेशन से एप्लीकेशन लेयर को मिलता है, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे का ऐसा ही पास कर देती है।
एप्लीकेशन लेयर के भी कुछ नियम हैं, उस पर भी कुछ रूल्स होते हैं, राइट? और वो भी अलग अलग रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट लेयर का रूल क्या था? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि जाकर चेक करती थी, राइट, कि डेस्टिनेशन है भी या नहीं है। फिर उसके बाद आईपी लेयर के रूल्स क्या थे? आईपी लेयर के रूल या नेटवर्क लेयर का जो रूल्स थे उनको हम आईपी भी बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? उसके नियम क्या थे कि भाई मैं आईपी एड्रेस लगा के भेजने वाला हूं जितने भी मेरे को मैसेजेस मिलेंगे। सिमिलरली एप्लीकेशन लेयर पर भी कुछ प्रोटोकॉल चलती हैं, और जो कि आपकी एचटीटीपी हो गई, एसएसएल हो गई, एफटीपी भी हो गई। अगर ये शब्द ज्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं तो बस आप ये जानकर चलिए कि जो भी डेटा ऊपर से आता है उसमें एप्लीकेशन लेयर कुछ ना कुछ चेंज कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही एप्लीकेशन लेयर को पता लगता है कि यार अंजलि तो एचडीएफसी बैंक से बात करना चाह रही है, राइट? तो एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या करती है कि उस डेटा को इनक्रिप्ट करने की कोशिश करती है। इनक्रिप्ट करने का मतलब वही होता है, छुपाने की कोशिश करती है, कि क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डेटा पहुंचने वाला है इंटरनेट पर, और इंटरनेट पर इतने सारे और लोग बैठे हैं, सारे के सारे अंजलि का डेटा पढ़ लेंगे कि भाई उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका पासवर्ड क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए एप्लीकेशन लेयर कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पर यूज करती है जिसके कारण वो डेटा को इनक्रिप्ट करने की भी क्षमता रखती है, राइट? और भी चीजें हैं, डेटा किस फॉर्म में जाना चाहिए, ठीक है, वो भी एप्लीकेशन लेयर का ही काम है। लेकिन अगर आपको ये ज्यादा चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो इट्स ओके, लेकिन आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कभी भी कि यार एप्लीकेशन लेयर का तो काम सिर्फ इतना सा है कि डेटा लिया और नीचे दिया। अगर ऐसा है तो भाई इसको हटा ही देते हैं, राइट? एप्लीकेशन लेयर का काम ये बिल्कुल भी नहीं है। इस ये डेटा में कुछ ना कुछ चेंज करती है। डेटा कैसा दिखना चाहिए, राइट, किस फॉर्म में जाना चाहिए, ताकि रिसीवर को समझ में आ जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, ताकि आपको एक क्रोम की बात समझ में आ जाए, मेरे को एक छोटी सी बात आपको और समझानी है, जिसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं, राइट? तो होता क्या है, जनरली हमारे इंटरनेट पर अलग अलग सर्वर रखे होते हैं। अच्छा, सर्वर क्या है? जैसे आपका लैपटॉप होता है। अच्छा, लैपटॉप में जो मेमोरी है या हार्ड डिस्क है, वो इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि आप अकेले ही उसको यूज कर रहे हैं। अगर आपके लैपटॉप में 16 GB रैम है और 256 और 512 हार्ड डिस्क स्पेस है, और फिर कुछ सीपीयू भी है, तो वो ठीक है। इतना बेसिकली आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, और ये मैं हाई एंड मॉडल की बात कर रहा हूँ किसी भी लैपटॉप के, है ना? लेकिन अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट पे मानकर देखिए एचडीएफसी बैंक का एक सर्वर रखा हुआ है। अच्छा, सर्वर क्या होता है? सर्वर भी है तो एक तरह का कंप्यूटिंग डिवाइस ही, या फिर कंप्यूटर ही। लेकिन आप सोच कर देखिए, एक टाइम पर एचडीएफसी बैंक में कितने लोग कनेक्ट होते हैं, है ना? कितने लोगों को एचडीएफसी बैंक से काम कर पड़ता है। तो इसका मतलब ये तो सीधा सीधा हो गया कि भाई एचडीएफसी बैंक के सर्वर को ज्यादा से ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा, है ना? क्योंकि इतने सारे लोग आके कनेक्ट होंगे, तो इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है, जो कंप्यूटिंग पावर है, वो भी ज्यादा होनी चाहिए। और आपको पता है कि जो कंप्यूटर में सबसे ज्यादा काम करता है वो सीपीयू ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना? इसको ज्यादा होना पड़ेगा। इसको ज्यादा होने का मतलब ये है कि जितने मर्जी लोग आए, उन सबको थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर दिया जाएगा। मतलब छोटी छोटी कंप्यूटिंग पावर दी जाएगी ताकि उनका काम चल जाए। मनदीप जी, आप ऑफ कर सकते हैं अपना कैमरा, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये है। तो अगर मैं एक अच्छे खासे सर्वर की बात करूं तो भाई इसमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसमें रैम ही 128 GB हो। अच्छा, रैम क्या होती थी आपको पता है? कि अगर आपको ज्यादा प्रोग्राम चलाने हैं या बड़े बड़े प्रोग्राम चलाने हैं तो ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका रैम में आ जाएगा। इसके बाद जो स्पेस होता है इसमें, ये भी ज्यादा होता है। सीपीयू तो इसमें काफी ज्यादा लगा होता है, राइट? अब मैं 3 या 4 लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं करोड़ों लोगों की बात कर रहा हूँ, जो ऐसा भी पॉसिबल है कि एक साथ ही एचडीएफसी बैंक को एक्सेस करना शुरू कर दें। तो इस सर्वर को काफी ज्यादा कैपेबल होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे है ये कंप्यूटर ही। जैसे आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वैसे ही ये सर्वर होता है, बट बड़ा कंप्यूटर कह लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे, है ना? तो होता क्या है भाई, एचडीएफसी बैंक ने क्या किया हुआ है, अपने कुछ पेजेस बनाए हुए हैं। पेजेस बनाने का क्या मतलब होता है, जैसे ही आप एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे गए, राइट, तो एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको जो भी दिखता है,
उसको हम एचडीएफसी बैंक का पेज बोलते हैं। सबसे पहले उसमें होम पेज होता है, उस पर लिखा होता है कि भाई आपको लॉग इन करना है। ठीक है, आप एचडीएफसी बैंक के कस्टमर हो तो लॉग इन करके अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग करनी है या कुछ और करना है, जो भी आपने इंटरनेट पे आज तक कुछ भी देखा हो, वो पेजेस की फॉर्म में होता है जनरली, राइट। आजकल तो वीडियोस भी हैं, बट अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वो पेजेस की फॉर्म पे होता है। अगर आपने कभी सोचने की कोशिश की हो तो भाई ये भी जो पेजेस हैं, ये भी कोई ना कोई तो बनाता होगा, राइट। और इन्हीं को हम बोलते हैं वेब डेवलपर, जिन्होंने वेबसाइट बनाई है ना। मैं बहुत मोटे मोटे तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और क्या होता है कि ये सारे के सारे पेजेस बनाकर इस सर्वर के ऊपर रख देते हैं, और ये पेजेस आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लॉगिन का बटन दबाया तो आपके पास फॉरन लॉगिन का फॉर्म खुल जाता है, जिसके अंदर आप यूजर नेम लिखोगे और फिर पासवर्ड लिखोगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। फिर जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे तो भाई आपका अकाउंट का पेज आ जाएगा। तो कहने का मतलब है सारे के सारे किसी ने पेजेस बनाए, उनको एक फोल्डर में डाला और यहां पर इस सर्वर के ऊपर रख दिया, है ना। अब आप क्या करते हैं, आप जो कि आपका जो कंप्यूटर है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट है, राइट। आप इंटरनेट के थ्रू, मैं रेड पेन से दिखाता हूं, आप इंटरनेट के थ्रू इस एचडीएफसी बैंक के पास जाते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक कंप्यूटर का एड्रेस होता है, एचडीएफसी का भी एड्रेस होता होगा। अभी हमें लॉजिक नहीं पता है पर उसका, लेकिन आपको ये भी पता है कि कुछ डॉट डॉट करके विष्णु ने बताया था और एड्रेस होना चाहिए। तो ये बंदा अपने कंप्यूटर में उसी एड्रेस को लिखता है और यहां पर पहुंच जाता है। पहुंचाता कौन है, ये इंटरनेट पहुंचा देता है। बड़ी, और ये हमें पढ़ना है अभी आने वाली चीज में, राइट। लेकिन कहने का मतलब ये है कि काम कैसे होता होगा। आपने अपना ब्राउजर खोला यहां पर, है ना, और इस ब्राउजर में लिखा कि मेरे को एचडीएफसी बैंक का पहला पेज ओपन कर दो, जिसको हम होम पेज भी बोलते हैं, है ना। लेकिन आप ये सारी इंफॉर्मेशन तो लिखते नहीं हो। अगर आपने देखा होगा, आप तो सिर्फ क्या लिखते हो, अपना लैपटॉप ओपन करके www.hdfcbank.com, दैट इज इट। आपने ना तो कभी ये बताया कि भाई पहला पेज खोलो या ओपन करो। उसके बाद तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कंप्यूटर की होती है, राइट। रियली इंटरेस्टिंग। तो एक्चुअल में ये जो आपका क्रोम ब्राउजर है, अगर सही बताऊं तो क्रोम ब्राउजर, अब आपने क्या मांगा है, एचडीएफसी बैंक का पेज मांगा है। इसका मतलब आपके लैपटॉप से कुछ चीज तो निकल कर बाहर जाएगी, जो एचडीएफसी बैंक को बता रही होगी कि यार ये बंदा है, इसका नाम है राहुल और इसने एचडीएफसी बैंक का पेज मांगा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो वो कौन कर रहा होगा, ये जो आपका क्रोम ब्राउजर है, ये हेल्प लेता है एप्लीकेशन लेयर की कि यार जो भी क्रोम ब्राउजर इस टाइम यूज कर रहा है उसको एचडीएफसी बैंक में जाना है, तो तब आपका डेटा एप्लीकेशन लेयर की तरफ जाएगा, ये एप्लीकेशन लेयर उसको फेच करेगी, राइट। लेकिन ये तो हो गई हमारी कंप्यूटर की बात कि उस पर क्या चल रहा है। लेकिन अब मैं अगर इंपॉर्टेंट बात बोलूं तो यहां पर आपने लिखा था कि मेरे को एचडीएफसी बैंक का पेज चाहिए। ये भी एक रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने क्रोम ब्राउजर पर जाके लिख दिया एचडीएफसी बैंक खोलना है, लेकिन एचडीएफसी बैंक पर जाने का मतलब क्या है, एचडीएफसी बैंक पर जाने का मतलब है कि एचडीएफसी बैंक का मेन पेज मेरे को दे दो। ये कौन समझाएगा, ये एक प्रोटोकॉल समझाती है या रूल समझाते हैं जिसका नाम है एचटीटीपी या एचटीटीपीएस। इस प्रोटोकॉल में ये लिख दिया जाता है कि भैया मेरे को एचडीएफसी बैंक का मेन पेज या होम पेज चाहिए, और इसको हम गेट बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको 10% भी समझ में आ रहा है तो भी इट्स फाइन, राइट। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं जब भी क्रोम ब्राउजर अपना ओपन करूंगा और जैसे ही मैंने उस पर लिखा hdfcbank.com, राइट, तो इसका मतलब है कि काम शुरू हो जाता है आपके टीसीपी आईपी मॉडल का। ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल में जो एप्लीकेशन लेयर है वो सिर्फ यही नहीं कर रही है कि डेटा लेकर आगे छोड़ रही है, उसने डेटा को एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में बनाकर आगे भेजा है, राइट। अब जैसे ही ये इंफॉर्मेशन या फिर ये रिक्वेस्ट एचडीएफसी बैंक के पास जाती है, गाइस प्लीज बी ऑन म्यूट, अगर कोई म्यूट पे नहीं है तो प्लीज म्यूट पर चले जाइए। थैंक यू सो मच। ओके, तो आगे की बात करते हैं कि भाई जैसे ही एचडीएफसी बैंक पर रिक्वेस्ट गई, अब एचडीएफसी बैंक के पास एक फोल्डर है जहां पर सारे के सारे पेजेस पड़े हुए हैं, राइट। अब वहां पर ये रिक्वेस्ट गई, एचडीएफसी बैंक के सर्वर ने इस रिक्वेस्ट को देखा। इसका मतलब भाई एचडीएफसी बैंक के पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि समझे इन सारी रिक्वेस्ट को, राइट। एंड बिलीव मी,
एचडीएफसी बैंक पहली बात तो इन रिक्वेस्ट को हमेशा सुनता रहता है, क्योंकि इसको नहीं पता कि किस टाइम पर क्या आ जाए, रात के 12-1 बजे भी रिक्वेस्ट आ सकती है, राइट। और आप ये कह लीजिए कि एचडीएफसी बैंक सर्वर के हमेशा कान लगे होते हैं, और वो कान हमेशा ओपन होते हैं सुनने के लिए कि किसकी रिक्वेस्ट आई है। और जैसे ही वो रिक्वेस्ट आती है, ये उस रिक्वेस्ट पर काम करना शुरू कर देता है। अच्छा, कान लगे होने का क्या मतलब है? कान लगे होने का मतलब ये है कि एचडीएफसी बैंक के पास कुछ ऐसा ओपन हमेशा रहता है, वो एक नंबर पर सुनता रहता है, राइट। और उस नंबर को ही हम पोर्ट बोलते हैं। आज हम स्पेसिफाई कर रहे हैं पोर्ट को। और अगर कहीं पर वेबसाइट चल रही है, अगर कहीं पर आपने फोल्डर के अंदर इतने सारे पेजेस ला के रख दिए हैं जो कि आपस में इंटर रिलेटेड हैं, राइट, तो इसको हम बोलते हैं कि भाई वेबसाइट चल रही है एक सर्वर के ऊपर, और एक्चुअल में सर्वर एक स्पेसिफिक नंबर पे सुनता रहता है। उस नंबर का नाम है 80। ये ध्यान रखिएगा आप, राइट। कुछ चीजें हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि भाई अगर एक वेबसाइट चल रही है तो वो किस नंबर पे चल रही है। इस नंबर को हमने लास्ट क्लास में पोर्ट का भी दर्जा दिया था, राइट। तो मैं क्या ये मान के चलूं, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं अपनी नॉर्मल भाषा में कि यार एचडीएफसी बैंक के अंदर तो एक फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर इतने सारे पेजेस होते हैं, और वो पेजेस आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, इसीलिए मैं इस फोल्डर को या पूरे सर्वर को बोलता हूं कि इसके ऊपर वेबसाइट चली हुई है, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट भी चली हुई है, लेकिन उसका फायदा तब तक नहीं है जब तक वो वेबसाइट वाला सर्वर हमेशा ना सुन रहा हो कि भाई किसको इस वेबसाइट की जरूरत है। तो एचडीएफसी बैंक के कान हमेशा पोर्ट 80 पर ओपन रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बंदा राहुल एचडीएफसी बैंक को कम्युनिकेट करने जाएगा, जैसे ही वो अपने ब्राउजर पे लिखेगा hdfcbank.com, साथ में क्या जाएगा कि भाई ये जो hdfcbank.com की रिक्वेस्ट है, ये 80 नंबर पोर्ट पे जानी चाहिए। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई राहुल से रिक्वेस्ट जा रही है कि भाई मेरे को एचडीएफसी बैंक का पेज ओपन कर दो, जो मेन मेन पेज है, राइट। एप्लीकेशन लेयर ने उसको थोड़ा थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखा, जिसको उसने बोला कि ये गेट रिक्वेस्ट है। और साथ में ये आपके क्रोम ब्राउजर या सभी को पता है कि अगर मेरे को वेबसाइट पर जाना है या एचडीएफसी बैंक से उसका मेन पेज लेना है, तो एचडीएफसी बैंक पोर्ट 80 पे सुन रहा होगा, ये तय है। वरना एचडीएफसी बैंक डाउन है। अगर किसी भी तरह से एचडीएफसी बैंक इस पोर्ट पर नहीं सुन रहा है, तो आप उससे बात नहीं कर सकते। तो ये हर एक वो इंटरनेट पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर काम कर रहे हैं, सब में एक सेटिंग डाल दी गई है। आप ये मान के चलिए, एक इंसान ने बना दिया है कि अगर कोई वेबसाइट चल रही है या कोई एक सर्वर पर वेबसाइट चल रही है, चाहे वो गूगल की हो, चाहे वो एचडीएफसी की हो, तो वो किसी ना किसी पोर्ट पर चल रही है, और वो सर्वर हमेशा उसको सुन रहा है ना। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसको हम वेबसाइट बोलते हैं। तो हमें पहले से ही पता है कि अगर मैं गूगल की साइट पर जाना चाहता हूं, तो भाई गूगल की साइट चल रही है, और कहां पर चल रही है? 80 पोर्ट पर चल रही है। अगर मेरे को रिक्वेस्ट भेजनी है तो पोर्ट नंबर 80 पे जानी चाहिए, राइट। अब जैसे ये रिक्वेस्ट एचडीएफसी बैंक के पास पहुंची, ठीक है, इस पे लिखा हुआ था गेट। गेट क्या मतलब? गेट का मतलब मुझको मिलना चाहिए कुछ। और मिलना क्या चाहिए? भाई मिलना चाहिए एचडीएफसी बैंक का मेन पेज, जिसको हम होम पेज ही बोलते हैं। ये रिक्वेस्ट आई, एचडीएफसी बैंक ऑब्वियसली इसका सर्वर 80 पोर्ट पे सुन रहा है। इसने इस रिक्वेस्ट को पढ़ा और अपने फोल्डर में से मेन पेज निकालकर वापस भेज दिया, राइट। किसकी तरफ वापस भेजा? इसी बंदे की तरफ या राहुल की तरफ जिसने ये रिक्वेस्ट की थी। अब राहुल के लैपटॉप पर आ गई क्या? वो पेज। अच्छा, वो पेज नहीं आता है बाय द वे, आता तो उसके लैपटॉप में 1010 की फॉर्म में, लेकिन आप सोच कर देखिए कि आपको 1010 नजर नहीं आते हैं, राइट। आपको नजर क्या आता है? आपको नजर आता है एक्चुअल में पूरा का पूरा पेज। लेकिन जो मिला है राहुल को, वो तो वंस एंड जीरोस ही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन जब वो आपके पास पहुंचा, तो वो एक शानदार पेज बन गया। इसका मतलब कोई तो ऐसा होगा जो इस 1010 को पढ़कर आपके लिए वो शानदार पेज बना रहा होगा। अब आपको ये पता है कि फिजिकल लेयर तो वो नहीं कर रही होगी,
इट इज एज सिंपल एज दैट। उसका तो 1010 को रिसीव करने या सेंड करने का काम है। डेटा लिंक लेयर भी वो नहीं कर रही होगी, वो तो भाई कुछ चीज चेक करती है और आगे फॉरवर्ड कर देती है नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर क्या कर रही होती है, अपना एड्रेस चेक कर रही होती है, यार ये तो मेरे के लिए है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेज देते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर ये बताती है कि अच्छा ये आ तो गया है लेकिन मेरे क्रोम ब्राउजर के लिए, है ना। और पांचवी चीज जो यहां पर होती है वो है एप्लीकेशन लेयर, राइट। अब ये एप्लीकेशन लेयर ही बची, और एप्लीकेशन लेयर पर एक प्रोटोकॉल काम कर रही होती है जिसका नाम है HTTP। जिसने इस गेट रिक्वेस्ट को बनाया था, भाई ऊपर से तो एप्लीकेशन से तो मेरे को नॉर्मल डेटा मिला था, उसने बोला था HDFC बैंक दे दो, पेज दे दो उसका, राइट। लेकिन HTTP प्रोटोकॉल ने उसको कन्वर्ट किया था गेट में, राइट। तो जो जवाब मिला है उसको वापस पेज में बनाने का काम भी किसका है, इस HTTP प्रोटोकॉल का। तो मैं आज आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि एप्लीकेशन लेयर का भी काम होता है। और ये जो मैंने अभी आपको मॉडल बताया है, ये पूरा का पूरा जो समझाया है, ठीक है, इसमें दो चीजें हैं। ये तो है आपका सर्वर, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। और ये जो मशीन है जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी, इसको हम बोलते हैं क्लाइंट। और इस मॉडल को जो हमने पढ़ा है इसको हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, सर्वर पर आपने कुछ चीजें रख दी हैं, अगर क्लाइंट उनको रिक्वेस्ट करेगा तो सर्वर उस रिक्वेस्ट का रिप्लाई करते हुए भेजेगा मैसेजेस को वापस। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अ- अब हुआ क्या यहां पर, आप सोचकर देखो। यहां पर तो चल रही थी मेरी वेबसाइट, ठीक है ना। और यहां पर मेरा क्या चल रहा था, जिसने इस वेबसाइट को एक्सेस किया, क्रोम। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई यहां से तो मैं क्रोम एप्लीकेशन में से भेज रहा हूं, राइट, पूछ रहा हूं कि भाई वेबसाइट अपना मेन पेज दो। और जरूरी नहीं है कि दूसरी जगह भी क्रोम चल रहा हो। हमने एक जो शुरुआत में ये मान के चल रहे थे कि अगर व्हाट्सएप का डेटा है तो सीधी सी बात है व्हाट्सएप पर ही वो खुलना चाहिए, राइट। अगर इंस्टाग्राम का डेटा है तो सीधी सी बात है कि वो इंस्टाग्राम पर ही खुलना चाहिए। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए कि ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर क्रोम का जो डेटा हो वो क्रोम पर ही खुलना चाहिए वहां पर। अरे क्रोम ने तो कुछ रिक्वेस्ट किया, कहां से रिक्वेस्ट किया, एक सर्वर से, राइट। वो सर्वर 80 पे सुन रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये पॉसिबल है कि यहां पर एक एप्लीकेशन ने रिक्वेस्ट की थी और यहां पर दूसरा एप्लीकेशन उसको ओपन करके देख रहा हो। तो ये भी क्वाइट पॉसिबल है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में तो हमेशा ऐसा होता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन है वो हमेशा दूसरे कंप्यूटर में भी होगा और दूसरा कंप्यूटर उसी एप्लीकेशन से ओपन करेगा, नहीं। क्योंकि यहां पर आपने देखा कि भाई राहुल जी ने अपना क्रोम ब्राउजर यूज किया था और वहां पर उसको ओपन किया था वेबसाइट ने जो कि पोर्ट 80 पे सुन रही थी, ठीक है। इसीलिए अब मेरे को क्या जरूरत होती है कि जब मैं क्रोम से कोई भी चीज एक्सेस करने की कोशिश करता हूं या वेबसाइट का पेज ओपन करने की कोशिश करता हूं, राइट। तो किसी ने इस क्रोम का भी कुछ ना कुछ नंबर दिया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्रोम का ही होगा वो चलो इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन मेरा ओवरऑल मतलब ये था कि ये जो क्रोम है ये भी एक एप्लीकेशन है और जो वेबसाइट है ये दूसरा एप्लीकेशन है, राइट। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दो अलग अलग एप्लीकेशंस में बात हो रही हो। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर आपको अभी कोई डाउट है, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी जो हमने पढ़ी है थोड़ी सी बहुत मोटे मोटे तौर पर, तो प्लीज अपना हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं। वरना ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हमें समझना है अपना वो पिछले वाला डायग्राम। तो आगे की बात करते हैं, सरोज जी से बात करते हैं। सरोज जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो हेड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जो HDFC बैंक को जो कैसे पता चलता है किसी पोर्ट में क्या किसको एंट्री देनी है? नहीं, किसी को एंट्री नहीं, ये एक्चुअल में इंटरनेट के ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम एक स्टैंडर्ड बॉडी होती है, एक स्टैंडर्ड संस्था है, आप मान के चलिए, जिसका काम ही ये है, जो कि ये पोर्ट, ये जो आपकी प्रोटोकॉल्स हैं उनको नंबर देने का ही काम है। तो बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जिसको हम HTTP बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसका नंबर दे दिया है 80। अब कोई भी सर्वर इस दुनिया का, ठीक है, जो एक वेबसाइट रन कर रहा है,
उसको हमने पहले से ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि भैया अगर तेरे को वेबसाइट रन करनी है तो अपने कानों को ओपन रखो, ठीक है, पोर्ट नंबर 80 पे। सिमिलरली अगर कोई और पोर्ट होगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं एसएसएल प्रोटोकॉल की बात करता हूं, राइट, जिसमें आप जो भी रिक्वेस्ट भेजते हैं वो एक लॉक में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि प्रूव करता है कि भाई आपका जो डेटा है वो सेव है। आपका जो एच है वो एच में कन्वर्ट हो जाता है, और एस बेसिकली मतलब होता है कि सिक्योर हो गया आपका। तो वो पोर्ट नंबर 443 पे काम कर रहा होगा। अगर कोई भी वेबसाइट जो कि एक सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है, अब वो 80 पर ना सुनकर 443 पे सुन रही होगी। ये पोर्ट के नंबर ऑलरेडी डिफाइंड है, बताए जा चुके हैं, ठीक है, ताकि मेरे को कोई शक ही ना हो। अगर मेरे को एचडीएफसी बैंक की सिक्योर वाली साइट से बात करनी है तो जो मेरा ब्राउजर है क्रोम ब्राउजर, उसको कभी कुछ शक ना हो कि भाई उसको कहां पर जाना है, किस पोर्ट पर जाना है, किस नंबर से बात करनी है, ठीक है। और मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि भाई आज की क्लास में 50 के आसपास लोग बैठे हुए हैं, और और ये पहली बार अगर कोई सीख रहा है तो उसको सवाल ना आए, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस बोर्ड का 10% भी समझ में आ गया है या 15% भी समझ में आ गया है तो मोर देन इनफ है। लेकिन हाँ, ये हमारी गारंटी है कि जब आप 4-5 महीने बाद बाहर निकलोगे, राइट, इस कोर्स से, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पर मुझे अनफॉर्चुनेटली आपसे कुछ चीजें छुपानी पड़ रही हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि अगर मैंने आपको वो बता दी तो आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें कभी नहीं बताएंगे, हम उनको तब बताएंगे जब वो मेक सेंस करेंगे सभी के लिए, ठीक है। यकीन कीजिए कि अगर मैं भी शुरू से अगर नेटवर्किंग पढ़ना शुरू कर दूं और ये सारी चीजें एकदम से आए, तो भाई मेरा भी दिमाग खराब हो जाने वाला है। इसीलिए मैं आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जिससे आपका लगे कि यार ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। सरोज जी, मेरे ख्याल से आपका आंसर मिला होगा आपको। यस सर। परफेक्ट। अजय द्विवेदी जी ने अपना हैंड रेज किया है। अजय जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अजय। तो जब हम टेलनेट को कंपेयर करते हैं तो टेलनेट तो हमारा एप्लीकेशन तो है नहीं, फिर भी जब उसको एक्सेस करते हैं तो वो नेटवर्क लेयर में जाएगा या एप्लीकेशन लेयर के थ्रू नेटवर्क लेयर में जाता है वो? ये किसने बोला कि ये टेलनेट एप्लीकेशन नहीं है? टेलनेट भी एक तरह का एप्लीकेशन ही है, ठीक है। और वो कैसे तो काम टेलनेट करेगा को तो रिमोटली एक्सेस करते हैं हम। हाँ, तो एप्लीकेशन ही है वो भी। रिमोटली तो आप एचडीएफसी बैंक को भी एक्सेस कर रहे हैं, है ना अजय जी? ठीक है, बट इसके बारे में बात करेंगे, कोई बात नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं आपके लिए बस ये बता दूं कि टेलनेट भी एक एप्लीकेशन ही है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी एक एप्लीकेशन ही है एक तरह का, ठीक है, जिसको काफी लोग यूज करते हैं। अपनी फाइल एक सर्वर पर रख देते हैं, फिर दूसरा बंदा उसको फाइल को उठा भी सकता है वहां से। बालकृष्ण जी का क्वेश्चन है। बालकृष्ण जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर। सर हम लोग सबसे ज्यादा गूगल यूज करते हैं। हम्म। ठीक है, नॉर्मली हर चीज के लिए पहले गूगल ही सर्च करते हैं, तो गूगल कौन से सर्वर पे होस्ट है? गूगल के भी काफी सर्वर एक साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि एक सर्वर के बस की बात नहीं है ये सारा की सारी। फॉर एग्जांपल, जैसे आप इंडिया में हैं, आप दिल्ली के पास हैं, तो इन्होंने दिल्ली के पास कुछ डेटा सेंटर होगा, वहां पर एक सर्वर रखा हुआ है। जैसे ही आप लिखते हैं google.com, तो सबसे पास वाला सर्वर आपसे कनेक्ट हो जाता है, राइट। लेकिन वो सुन 80 पे ही रहा होगा, ये बात तय है, ठीक है। क्योंकि अगर गूगल की वेबसाइट ही तो होती है ओपन, राइट। अगर वेबसाइट चल रही है तो पोर्ट 80 पे ही चल रही होगी, अगर वो सिक्योर नहीं, अगर सिक्योर है तो 443 पे चल रही होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हमारा ओके। डायग्राम को समझने के लिए हमने इतनी सारा ये बातें कही, राइट। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आपसे इतना ही बोला था कि अंजलि का लैपटॉप है, दो चीजें ओपन करी हैं उसने, एक तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन किया है और hdfcbank.com को खोलने की कोशिश की है क्रोम के ऊपर, राइट। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि भाई एप्लीकेशन लेयर का काम सिर्फ इतना सा नहीं है कि भाई डेटा ले और नीचे पास कर दे, कुछ और भी कर रही है। तो इस लेयर पर भी कुछ प्रोटोकॉल चलती हैं। फॉर एग्जांपल हम मानकर चलते हैं कि एचटीटीपी हुई या फिर एचटीटीपीएस हुआ, राइट। और अभी हमने इन्हीं दोनों प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा। आगे देखेंगे कि कौन कौन सी होती हैं, लेकिन इन प्रोटोकॉल का काम काफी ज्यादा है। जो भी आपने डेटा इकट्ठा किया ऊपर से,
चाहे वो व्हाट्सएप का हो या फिर क्रोम का हो। यहाँ पर अगर क्रोम ने डेटा बनाया तो सीधी सी बात है HTTP प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यही कन्वर्ट करेगा ऊपर से आने वाले डेटा को कि यार ये गेट रिक्वेस्ट है, बंदा एक्चुअल में मेन पेज मांगना चाह रहा है HDFC बैंक से, तो वो अच्छे से फॉर्मेट में लिख के भेजेगा उसको, है ना। तो आपके दिमाग से बस आज ये निकालना था कि एक्चुअल में एप्लीकेशन लेयर का काम कुछ नहीं है, राइट। कि ऐसा ना समझिए कि कुछ नहीं है, यहाँ पर भी जो 20 लोग लगे थे उन्होंने काफी काम किया है। ओके, अब इसके बाद आपको सारा का सारी चीजें पता है, राइट। कैसे पता है आपको? क्योंकि एप्लीकेशन लेयर के पास जब डेटा आ गया तो एप्लीकेशन लेयर को ये सब कुछ पता है कि ये तो रहा डेटा, ये तो रही मेरी गेट रिक्वेस्ट, जानी कहां चाहिए? मे बी गूगल सर्वर के पास या HDFC बैंक के पास, ठीक है। ये सब इसको पता है। और कौन सी पोर्ट पर जानी चाहिए ये भी पता है कि भाई डेटा है पोर्ट 80 पे जाएगा और गूगल के सर्वर के पास जाएगा, मतलब IP एड्रेस। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसे पता है। लेकिन इसका मेन काम, इस लेयर पे जो लोग काम कर रहे थे उनका काम था सिर्फ डेटा को ठीक ठाक भाषा में लिख देने का, ताकि सर्वर पे जाके वो समझ में आ जाए। क्योंकि जो एप्लीकेशन भेजता है वो जरूरी नहीं है कि भाई समझ में आ जाए सर्वर को, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है HTTP ये तो चल रही है एप्लीकेशन लेयर पे ही, राइट। लेकिन एप्लीकेशन ये बता सकता है कि भाई मेरे को HDFC बैंक की तरफ मैसेज भेजना है, और अगर वो सिक्योर जाना चाहिए तो भाई आप यूज करो पोर्ट नंबर 443 जहां पर भेजना है। अगर वो सिक्योर नहीं जाना चाहिए तो पोर्ट 80। अब आप कहेंगे कि भाई सिक्योर क्यों नहीं जाना चाहिए? आजकल तो सब कुछ सिक्योर जाता है, तो यकीन कीजिए आजकल जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो पोर्ट नंबर 443 पर होता है, अगर हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपको इसका 10% भी समझ में आ रहा है आज की क्लास में तो इट इज मोर देन एनफ। लेकिन जब हम ये चीज कभी डिस्कस कर रहे होंगे अब से 50वीं क्लास में या 55th क्लास में, तो आपको 100% समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर को डेटा मिल गया, आपको पता है कि वो पास करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ। मैंने बोला है एप्लीकेशन लेयर में अगर व्हाट्सएप डेटा भेज रहा है तो उसको मैंने येलो कलर से डिफाइन किया है, और अगर क्रोम डेटा भेज रहा है तो उसको मैंने डिफाइन किया है या शो किया है यहां पर ग्रे कलर से। वेरी वेरी सिंपल, राइट। ये आपको दिख रहा है। और ऊपर से ये ऐसे ही है जैसे आपने टैप ओपन कर दी हो, और टैप ओपन जैसे ही आप करते हैं तो पानी गिरना शुरू होता है, एक स्ट्रीम बनती है, राइट। वैसे ही ये दो एप्लीकेशन है, इन्होंने टैप ओपन कर दिया और आपके वंस एंड जीरोस नीचे की तरफ आ रहे हैं। और अगर पानी गिरता है तो वो कहाँ इकट्ठा किया जाता है? आप सभी को पता है कि हमारे घर में बाल्टी होती है तो हम उसमें पानी स्टोर कर लेते हैं। तो यही चीज दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक येलो कलर की बकेट बनाई है, जो कि येलो कलर का डेटा स्टोर कर रही है, राइट। और उसको हम बोल रहे हैं कि ये व्हाट्सएप का डेटा है, राइट। सिमिलरली हमारे पास ग्रे कलर की बाल्टी है, ये स्टोर कर रही है क्रोम का डेटा जो ऊपर से आ रहा है। अच्छा, अलग अलग बकेट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? अलग अलग बकेट्स की जरूरत इसीलिए पड़ रही है, अगर एक ही बकेट में डालोगे तो भाई व्हाट्सएप का डेटा और क्रोम का डेटा आपस में मिल सकते हैं। हमें तो इनको अलग अलग भेजना है ना भैया, राइट। एज सिंपल एज दैट। तो दिमाग में बना लो कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर पर अलग अलग बकेट्स हैं, बाद में आपको जाके पता लगेगा कि अलग अलग स्टोर करने के मैकेनिज्म है। एट द एंड ऑफ द डे बकेट क्या कर रही है? स्टोर ही करती है पानी को। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ये जो ऊपर से वंस एंड जीरोस आ रहे हैं, इनको अलग अलग स्टोर करने का भी मैकेनिज्म होता है, तरीका होता है। लेकिन काम मोटे मोटे तौर पे ऐसे ही हो रहा होगा। ये पिक्चर अगर दिमाग में रह गई तो बिलीव मी नेटवर्किंग बहुत सिंपल लगेगी। पहले वाला जो हमने कल समझा है वो तो समझना ही समझना है, ये आज हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, दैट्स इट। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास मैसेज पहुंच गया है, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर ने साथ में ये भी बताया है कि भाई ये जो स्ट्रीम ऑफ डेटा है ये XYZ ऐप के पास जानी चाहिए। XYZ को मैं मान के चल रहा हूं कि ये IP एड्रेस है, राइट। कि भाई ये जो येलो कलर की स्ट्रीम है, एप्लीकेशन ने साफ साफ बताया है कि इसको इस IP एड्रेस पे जाना चाहिए। और ये जो मेरी क्रोम से आने वाली स्ट्रीम है इसको ABC IP एड्रेस पे जाना चाहिए। अरे भाई सीधी सी बात है, व्हाट्सएप का डेटा जो है वो डेस्टिनेशन कुछ और हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका व्हाट्सएप जो है वो HDFC बैंक की तरफ आपका डेटा भेजना चाहेगा, बिल्कुल नहीं। HDFC बैंक की तरफ डेटा तो आपका क्रोम भेजना चाहेगा, राइट।
तो ऐसा क्वाइट पॉसिबल है कि आपके पास एक लैपटॉप है, इस लैपटॉप से आप एक साथ एक टाइम पर व्हाट्सएप से भी डेटा भेजें जो किसी और आईपी एड्रेस पे जा रहा हो, और साथ में क्रोम से डेटा भेजें जो कि किसी और आईपी एड्रेस पे जा रहा हो। सिमिलरली आप किसी और एप्लीकेशन से डेटा भेजें, मे बी आपने एक और वेबसाइट ओपन कर दी है जो कि गूगल को ओपन कर रही है, तो भाई उसका आईपी बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा IP3, IP2 एंड IP1, व्हाटएवर, राइट। तो ये भी आप ध्यान रखिए, हमने तो अलग अलग एप्लीकेशन का डेटा अलग अलग बाल्टी में भर लिया है ना। और एप्लीकेशन लेयर ने साथ साथ ये भी बताया है कि भाई ये डेटा किस आईपी एड्रेस पे जाना चाहिए और किस पोर्ट पे जाना चाहिए, राइट। ये यहां पर एप्लीकेशन लेयर का काम खत्म हो गया। अब जैसे ही, अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम शुरू हुआ है नहीं हुआ है? आप बोलोगे यार बिल्कुल शुरू हो गया, बाल्टियां तो इसी ने लगाई होंगी नीचे। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। आगे की बात करते हैं। आगे मैं थोड़ी सी कलर कोडिंग से आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने सबसे पहली बात तो भाई बाल्टी भरी हुई है आपकी, है ना। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो एक साथ पूरी बाल्टी का डेटा ना भेज पाए। आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो सिर्फ हाई लिखा था इस बंदे ने, राइट। अरे हो सकता है कि अंजलि ने पूरा का पूरा लेटर ही लिख दिया हो, मे बी 3 4 5 पेजेस का, राइट। या फिर उसने कोई पिक्चर भेज दी हो या वीडियो भेज दिया हो। अगर पिक्चर और वीडियो की बात करें तो डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भाई ये बाल्टी आपकी भर रही है धीरे धीरे, राइट। और ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपका लैपटॉप एक साथ इतना डेटा ना भेज पाए। अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो एक टाइम पर लगभग 1500 बाइट्स बाहर जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं। एक बाइट के अंदर कितने हो गए? ये वही है कि भाई 1 मीटर के अंदर अगर मैं मानूं 100 मीटर होते हैं तो 10 मीटर, सॉरी, 1 किलोमीटर के अंदर अगर मैं मानूं कि 100 मीटर होता 1000 मीटर होते हैं तो 10 किलोमीटर के अंदर कितने हो जाएंगे? तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर एक बाइट के अंदर 8 बिट होते हैं तो 1500 बाइट के अंदर कितने बिट हो जाएंगे? आपको पता है कि 1500 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो इतने बिट ही एक साथ एक मशीन से बाहर जा सकते हैं। ये कैपेसिटी है एक साथ, मतलब एक टाइम पर, फिर दूसरे टाइम पर दूसरे भेज दीजिए आप, राइट। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई इसमें पॉसिबल हो सकता है कि इसमें लाखों बिट इकट्ठा हो गए हो, वो एक साथ बाहर नहीं आ सकते। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, इन बिट्स के ना छोटे छोटे चंक्स बना लेती है। 1500 बाइट आप ये मान के चलो, या इससे थोड़े कम, है ना। इन्हीं को हम, आप आगे जाके पढ़ोगे कि इन्हीं को हम सेगमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो इकाई काम कर रही है, जो यूनिट काम कर रही है, उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब बहुत सिंपल है, ऊपर से डेटा भाई बहुत सारा है, वंस एंड जीरोस बाल्टी में इकट्ठा हो गया, सारा एक साथ नहीं जा सकता, तो बाल्टी में से थोड़े थोड़े चीजें, राइट। नहाते हुए या तो आप पूरी की पूरी बाल्टी ऊपर डाल लीजिए, या छोटे छोटे या मग से यूज करके उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकाल के नहाइए। दो ही अप्रोचेस हैं। तो यहां पर इन्होंने जो अप्रोच यूज की है वो ये है कि भाई पूरा का पूरा अगर बाल्टी बाहर भेजोगे तो भाई वेस्ट ज्यादा होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। डेटा चला जाएगा आपका। अंजलि ने 5 पेज लिखे हैं और पहुंच रहा है आपके पास सिर्फ एक या आधा पेज, ये तो गड़बड़ है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर ने समझदारी का काम दिखाया। इसने एक साथ बाल्टी यूज नहीं की, इसने एक्चुअली क्या किया, एक बाल्टी में से थोड़ा थोड़ा सामान निकालना शुरू किया। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी कि सिर्फ व्हाट्सएप से ही ये डाटा निकाले, राइट। अरे भाई क्रोम का डेटा भी तो है। एक बाल्टी ये है और एक बाल्टी ये है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये सिर्फ पहले व्हाट्सएप बाल्टी को खाली करेगी और फिर उसके बाद सोचेगी कि अभी क्रोम का भी है और उसकी बाल्टी हम एम्प्टी करने की कोशिश करते हैं, खाली करने की कोशिश करते हैं। ये तो दोनों को एक साथ करने की कोशिश कर रही होगी कि चलो भाई 2 3 यहां से सेगमेंट निकाल लेते हैं या फिर यहां से डेटा निकाल लेते हैं, और कुछ डेटा हम यहां से निकाल कर उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हमने सेगमेंटिंग बोला है, जिसको हमने सेगमेंट बोला है, राइट। तो मैंने आपको बस ये बोला कि यहां से हमने कुछ बिट्स निकाले और जो येलो बाल्टी के बिट्स हैं उनको हम बोल रहे हैं कि ये एक्चुअल में डेटा है व्हाट्सएप का, राइट। येलो का मतलब आप याद रखो यहां पर, ये है व्हाट्सएप, और जो ग्रे है उसका मतलब क्या है, ये है क्रोम का डेटा, राइट। तो मैंने
यहां से डेटा निकालना शुरू किया, उनको छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया, और ये काम किसका हो रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आप देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर कितना काम कर रही है। इसका एक काम तो ये है कि चेक करना कि डेस्टिनेशन है या नहीं है। वो कैसे होगा वो बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके और भी काम है। ऊपर से जो डेटा आ रहा है अलग अलग बाल्टी में इकट्ठा कर लेना। अगर 10 एप्लीकेशन से आ रहा है तो अलग अलग 10 बाल्टियों में इकट्ठा कर लो। उसके बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करो, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं, राइट। जितना डेटा एक टाइम में बाहर जा सकता है पॉसिबली, उतना डेटा बाहर निकालो, राइट। उस उन्हीं फॉर्म में पीसेस बनाओ। और सीधी सी बात है, एक ही बाल्टी से इकट्ठा मत करो, अलग अलग बाल्टी से करो। और ये सारे के सारे बाद में आपको एल्गोरिथम दिखेंगे, इन्हीं को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। अब सीधी सी बात है, मेरे पास डेटा आ गया है काफी ज्यादा, मुझे बाहर भेजना है, मेरे पास कोई तो तरीका होना चाहिए। वो जो तरीका होगा, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो होगी, उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हमने एक और वर्ड आज इंट्रोड्यूस किया है, जिसको आप हमेशा अपने पास रखेंगे, जिसका नाम है एल्गोरिथम। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। एल्गोरिथम का मतलब सिर्फ स्टेप बाय स्टेप तरीका। हवा में कोई चीज नहीं हो रही है। अगर बाल्टी में से भी डेटा निकाला जा रहा है, उसकी सेगमेंट बनी हुई है, तो उसका एक तरीका है, उसका एक एल्गोरिथम है। अगर मैं अपने यहां से डेटा बाहर भेज रहा हूं, तो उसका भी एक एल्गोरिथम है। और जो मैं यहां पर समझा रहा हूं बहुत सिंपल है। मैंने बस ये बोला है कि जो बाल्टी येलो बाल्टी से निकालूंगा उसको येलो कलर कर दूंगा, और जो मैं ग्रे बाल्टी से निकालूंगा उसको ग्रे कलर कर दूंगा। दैट इज इट। जनरली जो रियल में होता है, तो यहां पर हम पोर्ट्स लगा के भेजते हैं, राइट। कि भाई ये वाला डेटा जाना चाहिए 80 पोर्ट के, सॉरी ये वाला जाना चाहिए 80 पोर्ट के ऊपर, और ये में भी जाना चाहिए 37 पोर्ट के ऊपर, व्हाटएवर, राइट। जिसको मैं नंबर से ना दिखा करके कलर से दिखा रहा हूं। मैंने ऐसे भी कर सकता था कि भाई सबको, सारे के सारे को मैंने रेडी दिखाया होता, और ट्रांसपोर्ट लेयर बस ये बोलती कि इसको 80 पे जाना चाहिए। अगर 80 पे जा रहा है तो वो क्रोम का है, अगर दूसरे किसी पोर्ट पे जा रहा है तो मे बी व्हाट्सएप का है। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कलर कोडिंग कर दी है कि येलो वाले जो है वो भेजो भाई, वो है डेटा व्हाट्सएप का, और जो ग्रे वाला है वो है डेटा ये। अब जब ट्रांसपोर्ट लेयर ने इसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया, सेगमेंट कर दिया, इसका काम हो गया खत्म। और इसने वाकई ये चेक भी किया होगा कि डेस्टिनेशन है या नहीं है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कैसे किया होगा? अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर का सेगमेंटेशन, बाल्टी से निकालना, ये सब के बाद काम हो गया खत्म। और अब ये यूज करने वाला है नेटवर्क लेयर को। तो नेटवर्क लेयर मैंने नीचे नहीं बनाई है, नेटवर्क लेयर मैंने यहां पर बना दी है, ठीक है, ये वाली। तो अब ये यूज करेगा नेटवर्क लेयर को कि भैया भेजो, और नेटवर्क लेयर को इसने साफ साफ बताया है कि भाई येलो पैकेट, राइट, जो कि व्हाट्सएप के हैं। और आप ये भी कह सकते हैं, अगर व्हाट्सएप को किसी ने नंबर दे दिया होता है 70, तो भाई 70 पोर्ट पर जाने वाले पैकेट जाएं XYZ पर, XYZ आईपी एड्रेस पर, और ग्रे वाले पैकेट जाएं ABC पर। तो नेटवर्क लेयर को ये जानकारी हो गई। इसने क्या किया, इसने जितने भी येलो वाले पैकेट हैं उनके आगे एड्रेस लगाया XYZ, और ये क्या होगा आपका आईपी एड्रेस। और जो ग्रे वाले पैकेट हैं उनके ऊपर एड्रेस लगाया ABC, और अपने अंदर से बाहर निकाला है। कहां जा रहा होगा? डेटा लिंक की तरफ जा रहा होगा, लेकिन डेटा लिंक अभी हमने पढ़नी नहीं है। अभी तो हमें नेटवर्क लेयर से शुरुआत करनी है, और क्यों करनी है मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्टिंग, राइट। अच्छा, जो यूनिट ट्रांसपोर्ट लेयर पे थी उसको हम बोलते हैं सेगमेंट, राइट। अगर कोई बंदा इंटरव्यू में या कोई बंदा आपसे डिस्कशन करते हुए इस वर्ड का ज्यादा यूज कर रहा है कि इस सेगमेंट का क्या होगा, ये सेगमेंट कहां पर है, राइट, तो भाई आपको समझ जाना है कि भाई सेगमेंट तो यूनिट होती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा किलोमीटर्स की बात कर रहा है बार बार, या मीटर्स की बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में क्या चीज जाती है? आपके दिमाग में जाता है कि यार ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, दूरी की बात कर रहा है। अगर वो सेकंड्स की बात करता है या मिनट्स की बात करता है, तो आपके दिमाग में फौरन आता है कि तो टाइम की बात कर रहा है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर कोई सेगमेंट बोल रहा हो, ठीक है, क्योंकि जब आप जाएंगे बाहर तो आपको लोग ऐसे ही मिलने वाले हैं, राइट, जिनको नेटवर्किंग अच्छे से समझ में आती होगी, जिनको नेटवर्किंग की टर्म्स अच्छे से समझ में आती होंगी, राइट। और अगर वो उस टर्म्स में बात करें तो आपको टर्म्स सीधी दिमाग में जानी चाहिए। अगर वो बार बार सेगमेंट बोल रहा है तो बेसिकली बात कर रहा है वो ट्रांसपोर्ट लेयर की, राइट। तो मैंने एल्गोरिथम के साथ साथ, ये पहला वर्ड था, एक और जो वर्ड यूज कर रहे हैं आज है हम सेगमेंट पर, राइट।
और अगर कोई बार बार इस सेगमेंट को बोल रहा है तो इसका मतलब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो आपने बाल्टी से जब डेटा निकाला था, आपको पता था पूरी की पूरी बाल्टी नहीं जाने वाली है, तो आपने छोटे छोटे भागों में बांटा था, उसी को हम बोलते हैं सेगमेंट। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? तो हमें पता लग गया ट्रांसपोर्ट लेयर की यूनिट क्या है, जो कि है सेगमेंट। सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन इसी तरह से नेटवर्क लेयर की भी यूनिट होती होगी कुछ ना कुछ, है ना? अगर मैं इसको भी सेगमेंट बोलूंगा तो भाई कंफ्यूजन हो जाएगा हर जगह। लोग बोलेंगे यार नेटवर्क लेयर पे भी सेगमेंट बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी बोल रहा है। और ये पता है आपको कि नेटवर्क लेयर का जो डेटा है वो अलग है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क लेयर के डेटा में क्या है? सीधी सी बात है, सेगमेंट तो है ही है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन नेटवर्क लेयर ने अपना डेटा और ऊपर कुछ लगाकर भेजा है, जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, जो कि हम कल से पढ़ रहे हैं, राइट? तो ये जो पूरा का पूरा डेटा बना नेटवर्क लेयर पर, कौन कौन सा? सेगमेंट, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर से मिली थी, और जो आईपी एड्रेस, जो कि नेटवर्क लेयर ने लगाया है, इसी को भाई हम पैकेट बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि पैकेट इधर से इधर चला गया, इंटरव्यू में हमें पैकेट लेवल पे पूछा, ये हो गया वो हो गया, तो भैया पैकेट तो यही है। अगर कोई बार बार बात कर रहा है पैकेट की, तो इसका मतलब वो बात कर रहा है यूनिट की, जो कि हम यूज करते हैं नेटवर्क लेयर पे। आपको फौरन समझ जाना चाहिए कि यार पैकेट है तो बंदा बात कर रहा है नेटवर्क लेयर की। हालांकि क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं होती है, और हम नेटवर्क इंजीनियर्स के मुंह से हमेशा पैकेट ही निकलता है, पैकेट है इधर से इधर चला गया, राइट? और हम कभी भी वर्ड यूज ठीक से नहीं कर पाते हैं। लेकिन ठीक से यूज करने का तो देखिए तरीका यही है, ठीक है? अगर मैं सेगमेंट बोल रहा हूं तो वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट? अगर मैं पैकेट बोल रहा हूं तो वो है नेटवर्क लेयर। मैं ये मिस्टेक हमेशा करता हूं कि हमेशा, चाहे मैं डेटा लिंक लेयर की बात कर रहा हूं या ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहा हूं, मेरे मुंह से तो पैकेट ही निकलता है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके मुंह से भी ये निकले, क्योंकि आप नेटवर्क लेयर को इतना ज्यादा ध्यान से पढ़ने वाले हो, इतना ज्यादा उसके करीब रहने वाले हो, कि आपके मुंह से अधिकतर पैकेट ही निकलने वाला है। और इस मिस्टेक को लोग माफ कर देते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा प्रॉपर टर्म्स यूज कर रहा है, अगर वो बार बार सेगमेंट बोल रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई सेगमेंट है क्या। अगर कोई पैकेट बोल रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए नेटवर्क लेयर की बात कर रहा है। सिमिलरली इसके ऊपर भी हम जाएंगे, क्योंकि आपको पता है नेटवर्क लेयर के बाद क्या आता है। नेटवर्क लेयर के बाद आएगा डेटा लिंक लेयर, राइट? तो डेटा लिंक लेयर पर जो इकाई है, डेटा लिंक लेयर पर जो यूनिट है, उसको बोला जाता है फ्रेम। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने आज के 4 या 5 वर्ड्स नए सीख लिए हैं। अगर आप में से इस वीडियो को कोई ऑफलाइन देखना चाह रहा है या ऑफलाइन देखता है, तो भाई प्लीज ये वर्ड्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट? हम धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी स्पीड से करेंगे, बहुत धीरे धीरे चलते हुए, ताकि भाई जब आप 20 या 25वीं क्लास में पहुंचे, तो आपके लिए वर्ड यूज करना इतना आसान हो जाए कि यार कुछ भी नहीं है। अगर मैं एल्गोरिथम बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप तरीका किसी चीज को करने का। अगर मैं सेगमेंट बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए विष्णु बात कर रहा है भैया ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूनिट क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर मैं कुछ डिफाइन करूंगा या बात करूंगा तो मैं सेगमेंट की टर्म में कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा पैकेट, तो आपको लगेगा कि अब ये नेटवर्क लेयर की बात कर रहा है। हालांकि मैं गलती करूंगा, लेकिन आपको साथ साथ बता भी दूंगा कि यार ये गलती हो गई है, ठीक है? फ्रेम की बात करूंगा तो ये विष्णु बात कर रहा है डेटा लिंक लेयर की। तो हो सकता है कि अभी आपको ये सारी की सारी टर्म्स लगें कि यार ये पता नहीं क्या बता रहा है, लेकिन यकीन कीजिए कि जब भी कुछ नई चीज पढ़ते हैं तो शुरू में तो अजीब सी लगती है, यार पता नहीं कैसे कैसे नेम है, फ्रेम, राइट? नेटवर्क लेयर पर इसने पैकेट बोला, राइट? तो कोई बात नहीं, अभी अजीब लगेंगी, लेकिन थोड़ी क्लासेस के बाद आप इसके यूज टू हो जाएंगे। और यूज टू होने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लीजिए, और 1 बार या 2 बार इसको 2 की स्पीड पर, क्योंकि मैं बोलने का तरीका मेरे बहुत ही स्लो है, राइट? किसी को बहुत स्लो लगता है, फास्ट तो वैसे ज्यादा लोगों को लगता नहीं है, लेकिन अगर आपको भी स्लो लगता है तो भाई यूट्यूब में या फिर वीडियो देखते हुए एक खास फीचर होता है कि आप इस वीडियो को थोड़ा जल्दी देख सकते हैं, तो उसकी स्पीड को आप 2x कर सकते हैं या 1.5x कर सकते हैं। अपनी 2x करने का मतलब है कि मेरी स्पीड एकदम से दुगनी हो जाएगी उसमें। तो इसीलिए आपको अगर स्लो लगता है तो 2x की स्पीड पे देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर इस वीडियो को दोबारा। अगर आपके लिए नेटवर्किंग नहीं है तो भाई प्लीज इसको, वीडियो को एक बार क्लास में और एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है? सरोज जी, आपका कोई क्वेश्चन नया है या फिर आप पुराना ही हैंड रेज है? ठीक है,
तो यहां से मैंने, मेरे ख्याल से आज आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि मैं थोड़ी सी और टेक्निकल चीजें यहां पे डाल दी हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज है, हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी टर्म्स इंट्रोड्यूस करूं, और मेरा आज के बोर्ड से सिर्फ यही है कि भाई अगर आपको 5 या 10 या 20% समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप दोबारा इसको देखकर और आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है, तो यार आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, एक बार सर्च तो कीजिए। आपकी ये हैबिट अब यहां से ये बननी शुरू हो जानी चाहिए कि सबसे पहली बात तो भाई समझना कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और पूरी दुनिया की नॉलेज आपके हाथ में है, रीजन बीइंग क्योंकि आपके हाथ में इंटरनेट है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फौरन गूगल करने की उसको आदत डालिए। अपने दिमाग को ये नहीं करना है कि भाई उसमें क्वेश्चन छोड़ दें, क्वेश्चन छोड़ दोगे तो गड़बड़ है। क्वेश्चन कुछ भी आया, या तो आप अपने आप से सोचिए उसका आंसर क्या हो सकता है। अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो इंटरनेट पर जाकर सर्च जरूर कीजिए उसको। अगर वहां से भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, दोबारा से देखेंगे उसको कहीं ना कहीं। लेकिन मेरा ये इस बात का मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यहां पर कि भाई जब हम 40वीं 50वीं क्लास में पहुंचेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट जुड़ के काफी अच्छी समझ बन गई होगी। आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं तो मैं ये पिक्चर आपको फिर से दिखा रहा हूं कि भाई दो कंप्यूटर कैसे बात करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि भाई 5 डिफरेंट लेयर हैं। एप्लीकेशन लेयर जो कि आपकी फिफ्थ लेयर थी, देन दिस इज फोर्थ, दिस इज थर्ड, दिस इज सेकंड डेटा लिंक लेयर, एंड दिस इज फर्स्ट लेयर। अगर नेटवर्किंग पूरी आनी है, राइट, तो यकीन कीजिए कि भाई आप ऐसा बिल्कुल भी शक नहीं है कि आप एप्लीकेशन लेयर सीख सकते हैं, लेकिन जनरली ये वो लोग सीखते हैं जिनका थोड़ा थोड़ा कोडिंग में भी इंटरेस्ट होता है, राइट। अगर आपका है तो भाई आप सीखिए, कोशिश कीजिए इसको सीखने की। लेकिन जो नेटवर्क इंजीनियर है, राइट, वो एक्चुअल में इन दोनों लेयर से अपना काम चला लेते हैं, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर किसी नेटवर्क इंजीनियर को ये दोनों लेयर्स आ गई हैं ठीक ठाक समझ में तो वो बहुत ही शानदार नेटवर्क इंजीनियर है, नहीं। शानदार तो वो तब बनने की तरफ एक स्टेप चल सकता है, ये तो भाई लगभग हर एक नेटवर्क इंजीनियर को ठीक ठाक तरीके से दो लेयर्स पता होती हैं। लेकिन जो लेयर पता नहीं होती वो है ट्रांसपोर्ट लेयर, राइट। और ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट काम कर रही थी कि भाई देखती थी कि पहले रिसीवर है भी या नहीं है, लेकिन लोग उसको छोड़ देते हैं। और भी इसके बहुत सारे बहुत बहुत शानदार काम है, राइट। लेकिन यकीन कीजिए कि अगर आप ये 3 लेयर कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर, तो आप मोटे मोटे तौर पर अच्छे या ठीक ठाक एक नेटवर्क इंजीनियर बन जाएंगे। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि ठीक ठाक नेटवर्क इंजीनियर या अच्छा नेटवर्क इंजीनियर बनने के लिए आज की डेट में सिर्फ ये 3 लेयर्स आपको आनी चाहिए। एक्चुअल में आज का तो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा बढ़ गया है। एक्सपेक्टेशन ये हो गया है कि नेटवर्क इंजीनियर को थोड़ा सा क्लाउड भी समझ में आना चाहिए। क्लाउड क्या है वो भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा उसको ऑटोमेशन भी समझ में आना चाहिए, राइट। लेकिन हम अभी इन अलग कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक नेटवर्क इंजीनियर सॉलिड कैसे बना जाएगा, अगर आप ये 3 लेयर्स की कमांड अच्छे से कर लें तो आप अपने आप को बोल सकते हैं कि हाँ यार मैं नेटवर्क इंजीनियर हूं, ठीक ठाक हूं, राइट। अब अगर ऐसा है तो भाई इन 3 लेयर में से किससे शुरुआत की जाए? क्या हम ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ें, क्या नेटवर्क लेयर पढ़ें, या फिर डेटा लिंक लेयर पढ़ें पहले? ठीक है। तो अभी तक तो मैं एक रीजन देता हुआ आ रहा था कि भाई नेटवर्क इंजीनियर की पहली पसंद होती है नेटवर्क लेयर, राइट। रीजन एक ये तो है ही है, इसके अलावा एक और रीजन है कि भाई नेटवर्क लेयर समझना रियल में इंपॉर्टेंट है शुरू में, राइट। क्योंकि जब आप नेटवर्क लेयर पढ़ोगे तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के पीछे का ज्ञान होगा जिसका नाम है आईपी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। और उसमें जो मेन टॉपिक है वो है आपका आईपी एड्रेसिंग, वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट, राइट। क्योंकि एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपने ये जान लिया एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट, तो आप बाकी की सारी चीजें बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा लिंक हो या फिर ट्रांसपोर्ट है, राइट। तो ये बहुत बड़ी दुविधा रहती है कि भाई शुरू कहां से किया जाए, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हम नेटवर्क लेयर से ही शुरू करने वाले हैं। ओके, आगे की बात करते हैं। मैं क्वेश्चन पर आता हूं, बस एक बोर्ड और मैं कर लूं कवर। बस एक आपको एनालॉजी देकर मैं छोड़ना चाहता हूं कि भाई नेटवर्क लेयर का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये लगभग एक मैं येलो लाइन ड्रॉ कर देता हूं, है ना।
इस येलो लाइन के राइट साइड में आप देखिए कि क्या चल रहा है। इस येलो लाइन के राइट साइड में मैंने 3 कॉलोनीज बनाई हैं। ये है मेरी कॉलोनी नंबर 1, ये है कॉलोनी नंबर 2, ये है कॉलोनी नंबर 3। ठीक है, हर एक कॉलोनी में घर हैं। अब मैंने गलती से हर एक कॉलोनी में 3 घर बना दिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इसमें 200 के आसपास घर हो, इसमें सिर्फ 100 ही हो। ये बड़ी कॉलोनी है तो इसमें 400 हाउसेस हो गए, ये पॉसिबल है बिल्कुल। ठीक है, और इन कॉलोनीज को जो कनेक्ट कर रही हैं वो है ये रोड्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा अब आप मेरे को ये बताइए कि अगर कॉलोनी 1 को कॉलोनी 2 में पहुंचना है, राइट, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि यार कॉलोनी 1 कॉलोनी 2 में पहुंचना चाहती है, कॉलोनी क्यों पहुंचेगी? एट द एंड ऑफ द डे ये जो हाउस है इसमें रहने वाले इंसान पहुंचने वाले हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन आप जरा सोचकर देखिए कि अगर कॉलोनी 1 के अंदर मैंने एक घर का नंबर दे रखा है 100, है ना, और कॉलोनी 2 के घर का नंबर मैंने दे रखा है मे बी से 32। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर मैं इस कॉलोनी के ये जो घर है इसको मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो क्या मैं इसको बोल दूं ये 32 है? नहीं, आप बोलोगे कि भाई लॉजिकल तो ये है कि कॉलोनी 2 का हाउस नंबर 32 है, क्योंकि ऐसा क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि इस कॉलोनी ने भी सेम नंबरिंग की हो 1 2 3 4। हालांकि माना कि हाउस नंबर 200 या 100 बात करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि किसी हाउस का नंबर 32 है, और अगर मैं बोलूं कि मेरे को 32 हाउस में जाना है तो आप बोलोगे कि यार इसका दिमाग खराब हो गया है। ये तो बताओ कौन सी कॉलोनी के हाउस नंबर 32 में जाना है? हाउस नंबर 32 तो किसी में भी हो सकता है। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट? तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है किसी घर को, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसका नंबर तो भाई इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप बताओ उसकी कॉलोनी कौन सी है। रियली इंटरेस्टिंग। आप ये बोलोगे कि इसमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि भाई ये तो हम सबको पता ही है। यकीन कीजिए कंप्यूटर की जब नेटवर्क लेयर समझेंगे तो हम इसी से कंपेयर कर रहे होंगे उसको। ओके, आगे की बात करते हैं अभी। अगर कॉलोनी 1 के, ठीक है, हाउस नंबर 100 को बात करनी है, 1000 लिख दिया गलती से, कॉलोनी नंबर 2 के हाउस नंबर 32 से, ठीक है, मान के देखिए, तो क्या क्या इसके दिमाग में चलेगा? सबसे पहले तो ये बोलेगा कि भाई मैं कॉलोनी नंबर 100 में हूं, ठीक है, 32 में पहुंचना है, तो सबसे पहले मेरे को यहां से दूसरी कॉलोनी में पहुंचना पड़ेगा। कॉलोनी में पहुंचने के बाद 32 को देखूंगा मैं, राइट? और दो कॉलोनीज आपस में कनेक्टेड कैसे हैं? मे बी ये कनेक्टेड हो सकती हैं एक दूसरे से वाया रोड। तो मान के चलिए कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये 25 किलोमीटर है, मान कर देखिए। ठीक है, ये है 25 किलोमीटर आपका। अब आपको 25 किलोमीटर कॉलोनी 1 से कॉलोनी 2 जाना पड़ेगा, उसके बाद घर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि भाई आपको हाउस नंबर 39 पर पहुंचना है, आप बोलोगे यार फिर से इसका दिमाग खराब हो गया है, ये तो बता दो हाउस नंबर 39 किसका? तो मैं बोलूंगा कॉलोनी नंबर 3 का हाउस नंबर 39 पर पहुंचो आप। ठीक है, अब आप ये देखना पसंद करोगे कि भाई मानकर देखिए कॉलोनी नंबर से कॉलोनी नंबर 3 का डिस्टेंस जो है वो है से 50 किलोमीटर। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, आप इस रोड पर जाएंगे, कॉलोनी नंबर 3 पे पहुंच जाएंगे, और वहां पर पहुंचने के बाद 39 घर को ढूंढ लेंगे। लेकिन अब मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और ऐड कर देता हूं। मान कर देखिए कि कॉलोनी 2 और कॉलोनी 3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर है ना? अब मैं बात कर रहा हूं कि एक ऐसे इंसान की जो कैलकुलेशन भी करके देखता है साथ साथ जाने से पहले कहीं पर। हम कॉलोनी 1 में हैं और ये है, हम यहीं पर से किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए अमितेश जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अमितेश जी हैं और अमितेश जी को कॉलोनी नंबर 3 के 39 हाउस में जाना है। तो इन्होंने सोचकर देखा कि यार अगर मैं सीधा चला जाता हूँ सीधे रोड पर तो मेरे को लग रहा है 50 किलोमीटर डिस्टेंस, लेकिन अगर मैं कॉलोनी 2 के से घूम फिर के जाता हूं, ऐसे जाता हूं, तो मेरे को कितना डिस्टेंस लगेगा?
भाई 25 किलोमीटर तो सीधी सीधी बात है कॉलोनी 2 में पहुंचने के, और फिर वहां से 20 किलोमीटर, और अगर मैं इनको जोड़ लूं तो 45 किलोमीटर। तो फायदे में तो मैं तब रहूंगा, मेरा पेट्रोल तब कम लगेगा जब मैं कुछ एक ग्रीन वाली पाथ पर जाऊं। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आप यही सीख रहे होंगे कि भाई एक जगह पर पहुंचने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, और जो रास्ता सबसे कम खर्चा कराएगा वो रास्ता मेरे लिए बेटर है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब ये रास्ता अच्छा है या बुरा है ये किस पर डिपेंड करेगा ये भी सोच लेते हैं। अब मानकर देखिए कि ये जो 25 किलोमीटर जमा 20 किलोमीटर का रास्ता था, मतलब 45 किलोमीटर वाला रास्ता था, अब इसके जो रोड है इससे बहुत गड्ढे हैं, मानकर देखो। ठीक है, तो आपको जो समय लग रहा है पहुंचने के लिए वो लगभग 2 घंटे लग रहे हैं, मानकर देखो। लेकिन यार ये जो 50 किलोमीटर वाला है ये सुपर्ब हाईवे है बिल्कुल, मतलब 100 की स्पीड पे जाइए इस पर आप, राइट। इस पर आपको सिर्फ मानकर देखिए 45 मिनट्स ही लगते हैं, मानकर देखिए। तो कई लोग बोलेंगे कि यार माना कि डिस्टेंस की को देखा जाए तो भाई कम है कॉलोनी 2 से होते हुए आना, राइट। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं तो भाई 45 मिनट्स में पहुंच रहा हूं, वहां पर 2 घंटे में। अब ये अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की कैलकुलेशन भी करते हैं, आज की डेट में यही कैलकुलेशन आपके लिए गूगल मैप कर देता है बाय द वे। लेकिन इस राइट साइड में डिस्कशन का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, सबसे पहली बात तो कि सिर्फ घर के नंबर से काम नहीं चल सकता, आपको ये बताना ही पड़ेगा कि किस कॉलोनी का हिस्सा है। ठीक है, और आप किसी घर पर पहुंचना चाहोगे तो सबसे पहले उस कॉलोनी में पहुंचोगे, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉलोनी में पहुंचो और उसके बाद जाकर ढूंढो घर कहां पर है। ठीक है, तो आप ये मानकर चलिए कि कॉलोनी टू कॉलोनी वो वाला जो कम्युनिकेशन होगा, या एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी तक कैसे पहुंचना है, वो आपका नेटवर्क लेयर का काम होता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज बोल रहा हूं मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप सभी को पता है कि अगर आपको हाउस नंबर 39 में पहुंचना है, आपको पता है 39 कॉलोनी 3 में, तो आपको कॉलोनी 3 में पहुंचना पड़ेगा। तो पहली बात जो आपके दिमाग में आएगी कि 39 जो है वो कॉलोनी 3 में है, मेरे को सबसे पहले कॉलोनी 3 में जाना ही है। कॉलोनी के बीच के कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क लेयर की। समझ में नहीं आता, कल समझाएंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम, बहुत ध्यान से। ठीक है, हालांकि मैंने कुछ और चीजें भी आपके लिए बनाई थी, लेकिन सीधी सी बात है हम स्लो हैं पढ़ने में, क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा सा स्लो, धीरे धीरे चलते हुए, ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्ट समझे जाएं तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम भागते जाएं, राइट, और कुछ समझ में ना आए। हैविंग सेड दैट, अब मैं ओपन हूं क्वेश्चन के लिए, और आज बेसिकली जो क्लास है अगले मैं 10 या 15 मिनट के लिए ही क्वेश्चन ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे को उसके बाद जाना पड़ेगा ऑफिस। ठीक है, तो हम बात करते हैं मिस्टर राहुल जी की। राहुल जी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। राहुल जी, यस सर। हाँ जी पूछिए। सर फर्स्ट फर्स्ट बोर्ड पे आपने बोला था वो अलग अलग एप्लीकेशन वेब और गूगल क्रोम, हम्म, तो डेटा छोटे छोटे चंक्स वो सेगमेंटेशन बनाता है, हाँ हाँ, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर बनाती है। पोर्ट वाइज, हाँ राइट, हम्म, तो पोर्ट वाइज अलग अलग सेपरेशन करता होगा ना सर वो सेगमेंटेशन। हाँ आप ये कह सकते हैं, यही किया है इसने। जैसे मैंने येलो कलर का लिख दिया है ना कि भाई ये येलो कलर का डेटा है, तो ये आप पोर्ट भी मान सकते हैं, येलो को पोर्ट मान लीजिए। भाई दिखाने का तरीका ही है, अभी तो जैसे येलो बोल दिया मैंने, आप ये बोल सकते हैं इसको येलो की जगह 80 लिख दो, राइट, या कुछ और लिख दो। राइट, हाँ जी आगे कहिए। तो उसमें कुछ नंबरिंग भी होगा ना सर हर सेगमेंट के ऊपर, बिल्कुल होगा तो नहीं नंबरिंग। तो मैंने आपको सिर्फ ये आप इससे कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बस इनको येलो कलर का लिख दिया है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि येलो कलर का या फिर ग्रे कलर का जो डेटा है जो कि 1100 था, मैंने क्या किया, इसको ग्रे कलर डाल दिया, आप इसके ऊपर 80 लिख दीजिए, ये पोर्ट आ गई आपकी। ये दोनों चीजें एक जैसी ही हैं। पोर्ट, ठीक है, और उसके ऊपर उसका सीक्वेंस भी तो रहेगा ना सर। वो सीक्वेंसिंग यार मतलब अभी तो बहुत ज्यादा बात करनी है, सीक्वेंसिंग भी होगी, हैंडशेकिंग भी होगी, उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं।
ये तो हम अपनी दिमाग की समझ को मजबूत कर रहे हैं कि कैसे हो रहा होगा। ठीक है राहुल जी, जो राइट जो आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ एप्लीकेशन लेयर ही 12 घंटे का टॉपिक है अगर आप समझने बैठ जाएं। ठीक है, बट 12 घंटे से भी ज्यादा अगर आप बुक्स पढ़ें। बट ओवरऑल ये है कि राइट इस चीज को समझने के लिए एक दिमाग में पिक्चर तो होनी चाहिए ना राहुल जी। उस राइट गॉट पिक्चर की बात कर रहे हैं पहले तो हम अभी। ठीक है, इट। और ऐसे थैंक अगर इस अप्रोच से आप पढ़ते हो तो यकीन करो ये मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है कि एक अगर बड़ी पिक्चर बन जाए दिमाग में, सबसे पहली बात तो वो सही बननी चाहिए, है ना। बड़ी पिक्चर बन जाए तो उसके अंदर की जो निटी ग्रिटीज हैं, जो उसके अंदर की बहुत सारी चीजें हैं, वो उस बड़ी पिक्चर में फिट करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजें फिट करना शुरू कर दो और बाद में बड़ी पिक्चर बनाओ, तो भाई ये बिल्कुल भी मतलब बहुत ही बेकार तरीका है पढ़ाई करने का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी और के हिसाब से कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे को ठीक ठाक एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का, तो अगर आप भी ऐसे पढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। लेकिन अगर आपके थॉट कुछ डिफरेंट है तो डेफिनेटली आप अपनी अप्रोच भी यूज कर सकते हैं। ठीक है राहुल जी, यस सर, गॉट इट सर। आगे की बात करते हैं। अमितेश जी, क्वेश्चन पूछिए आप अपना। अमितेश जी, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि ये 80 और 443 में सर इसमें ये क्यों आपने बोला यही नंबर्स? अच्छा, ये क्यों बोला कि यही नंबर? क्योंकि हेलो, देख, हाँ, अब मेरे को आपकी ये आवाज आ गई, समझ में आ गई। मैंने ये इसलिए बोला कि देखिए, इन नंबर पर सबका एक मत होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है उसका? मानकर देखिए, एक ये वेबसाइट है, वेबसाइट नंबर 1, जो कि सिक्योर नहीं है ना। सिक्योर नहीं है इसका मतलब सिर्फ ये HTTP, और ये अभी तक 10-15 साल पहले चले जाइए तो ऐसे ही थी, सारी की सारी वेबसाइट HTTP के ऊपर ही चलती थी। ठीक है, और नंबर 80 पे सुन रही होती थी। ठीक है, अब एक वेबसाइट है जो कि सिक्योर है, नई है, ये हमने बोल दिया कि 443 पे सुन रही है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आपके क्वेश्चन के जरिए कि भाई ऐसा जरूरी क्यों है कि इनका ये जो नंबर है ये हमेशा सेम रहे, ये वाला रहे, कि भाई 443 वाला सिक्योर और 80 वाला अनसिक्योर, या फिर ये HTTP और ये HTTP एस लग गया है तो ये हो गई सिक्योर। ठीक है, ऐसा क्यों है? अब आप जरा सोच कर देखिए कि आपके पास एक कंप्यूटर है ना, और आपको कोई आइडिया नहीं है कि भाई मैं किस पोर्ट पर बात करूंगा, कहां करूंगा, आपको कुछ नहीं पता। और आपको क्यों पता होगा? आपको तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि भाई इसका एड्रेस बता दो हमें आप, या इसका नाम बता दो। और मैं आपको ये बताऊंगा कभी ना कभी आगे आने वाली क्लासेस में कि जब आप लिखते हो www.hdfcbank.com, ठीक है, तो आपको तो ये नाम, क्योंकि आप नाम बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसीलिए आपको ये नाम दिया गया है। लेकिन यकीन कीजिए कोई ना कोई एक ऐसा सिस्टम है जो इसको कन्वर्ट कर रहा होगा आईपी एड्रेस में, वही नंबर में, जो कि आपका हो सकता है आपका 13.5.6.7। अभी हमें इसका लॉजिक नहीं पता, लेकिन एक सिस्टम है, आगे आने वाले आप टाइम में पढ़ोगे कि इसी सिस्टम को हम डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं, जो कि कन्वर्ट कर देता है आपके नाम को आईपी एड्रेस में। तो जैसे ही आपने बोला कि भाई मेरे को hdfcbank.com से बात कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर को समझ में आएगा कि ये बंदा बात करना चाहता है 13.5.6.7 से, मान कर देखिए। लेकिन बंदे को ये नहीं पता, ठीक है, कि ये जो सर्वर है जिस पर ये वेबसाइट चल रही है, राइट, जो जो एक्चुअल में 13.5.6.7 है, वो किस पोर्ट पर सुन रहा है। और आप सोचकर देखिए कि भी पोर्ट तो पता नहीं कितने सारे ये नंबर हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कितने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं पोर्ट के। वो सर्वर किसी पर भी सुन रहा हो सकता था। तो एक समझदार इंसान ने कोई बैठा, उसने इन सब के कि किस किस पर आप सुनोगे, राइट, उसको डिफाइन कर दिया। इसने बोला कि अगर वेबसाइट है तो वो हमेशा पोर्ट 80 पर सुन रही होगी अगर वो सिक्योर नहीं है, HTTP है तो। अगर वो वेबसाइट सिक्योर है तो वो हमेशा 443 पे सुन रही होगी, चल रही होगी। अगर मेरे को ये पहले से ही इंफॉर्मेशन पता है तो भाई आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो ये दोनों इंफॉर्मेशन लगाता है
कि इस आईपी एड्रेस पर जाओ, और इस आईपी एड्रेस पर, ये वही बात हो गई कि एक घर के अंदर एक से ज्यादा लोग हैं और आपको सिर्फ राहुल के लिए मैसेज भेजना है, उसके मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब हैं, राइट। अब इस वाले वेबसाइट पर ऐसा पॉसिबल है कि अलग अलग नंबर पर बहुत सारी चीजें चल रही हो, आपको कहां भेजना है, पोर्ट 80 पर भेजना है, राइट। इसीलिए बेसिकली हम यहां पर, आपको नहीं दिखेगा लेकिन लगा के भेजेंगे कि इस आईपी एड्रेस पर जाओ, और ये जो वेबसाइट मैं मान के चलूंगा कि 80 पर ही सुन रही होगी। और मैं क्यों मान के चलूंगा, क्योंकि एक शानदार इंसान ने ये सब वेबसाइट या फिर प्रोटोकॉल को बेसिकली नंबर दे दिए हैं। अगर कोई सिक्योर वेबसाइट है तो वो हमेशा 443 पे सुनेगी। अगर आपका एफटीपी करने वाले हो या एससीटीपी करने वाले हो, ये इस पे नहीं जाते हैं, अभी बाद में बात करेंगे। तो एम आई मेकिंग एनी सेंस अमितेश जी, कुछ समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. परफेक्ट। बात करते हैं विवेक जी से। जो विवेक जी हम से बात website करते हैं, एक खोलते मिनट, एक एक करके वरना गड़बड़ हो जाएगी। विवेक जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। Good सर मुझे एक बात ये पूछनी थी कि लाइक यू हैव एक्सप्लेन दैट पोर्ट 80 एंड 443 आर बोथ यूज्ड फॉर एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस, राइट? हम्म, But how does a computer know that the port that we are going to send the packet on will be the port 80 or 443? Is it secure or unsecure? या मतलब ये कोई तो मैकेनिज्म होगा ताकि वो पता चल सके उसे एब्सोल्युटली, भेजने से पहले। एब्सोल्युटली बिल्कुल मैकेनिज्म है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई ये दोनों पे ट्राई करता हो, पहले 80 पे ट्राई करे और 80 पर ये वाला सर्वर सुन ही नहीं रहा है क्योंकि वो सिक्योर है, मान कर देखिए नीचे वाला, राइट। फिर ये ट्राई करे 443 पर, दो ही हैं क्योंकि वेबसाइट की जो पोर्ट्स हैं वो दो ही हैं, 80 और 443। पहले इस पे ट्राई करे। अब ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि कैसे करेगा या क्या सोचता होगा करने से पहले, इसी को ही हम विवेक जी एल्गोरिथम बोलते हैं कि भाई किस तरीके से करना चाहेगा, Right. स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। तो एक तरीका तो ये हो गया, और ये हो सकता है कि ये मैंने आपको अभी बताया है और इसका और कॉम्प्लेक्स तरीका हो। एक तो तरीका ये हो गया, पहले 80 पे चेक कर लो यार, वहां पे तो 80 पे सुन ही नहीं रहा, वरना फिर 443 पे देख लो, राइट। दूसरा तरीका ये है कि मैं करूंगा ही पहले 443 पे ट्राई, एंड द रीजन इज कि वेबसाइट को सिक्योर होना ही पड़ेगा, जो कि आज की सारी वेबसाइट है। अगर आप मेरी वेबसाइट पे भी जाओगे bridgeby.com, तो हमने उसको भी सिक्योर बनाया हुआ है। और कैसे सिक्योर बनाते हैं, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट बिजनेस है। हम जब नेटवर्किंग खत्म कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस कोर्स में हमें क्या क्या करना है, थोड़ा सा क्लाउड पढ़ना है, थोड़ा सा ऑटोमेशन पढ़ना है, ज्यादा सी नेटवर्किंग पढ़नी है, तो थोड़ी तो हम नेटवर्क सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, ठीक है। तब शायद ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ओके। बट इन सबका बेस, मैंने बोला ज्यादा सी नेटवर्किंग पढ़नी है, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है, नेटवर्किंग ज्यादा सी पढ़ लोगे तो ये बाकी की चीजें उसके ऊपर आप बिल्डअप कर सकते हो। आगे की बात करते हैं। सर हाँ आई जी, हैव हाँ। वन मोर क्वेश्चन कि जब जैसा फॉर एग्जांपल पीसी टू सर्वर जब हिट होगा, राइट? तो जब वेब सर्वर जब रिप्लाई बैक करता है, सो डज इट इंक्लूड अ पोर्ट नंबर एज वेल इन द रिप्लाई बैक? बिल्कुल, और अगर वो पोर्ट होता है तो इन माय रीडिंग आई हैड हर्ड सम टर्म कॉल्ड इफेमेरल पोर्ट्स एज वेल। बिल्कुल तो बिल्कुल सर इफेमेरल पोर्ट्स का मतलब यूज क्या आएगा, मतलब सर्च करने से? विनय जी, आगे की बात है, आगे करेंगे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि सिर्फ इतनी सी बात है कि सब लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। आगे वाली टाइम में आपको मैं बताने वाला हूं। फॉर एग्जांपल जैसे सोर्स आईपी एड्रेस होता है, जब भी मैं कोई मैसेज लिखता हूं तो मैं अपना अपना आईपी एड्रेस भी उसमें इंक्लूड कर लेता हूं और डेस्टिनेशन आईपी भी करता हूं। क्यों करता हूं अपना? ताकि जब वापसी में भेजना हो, जब जब मेरा मैसेज डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, तो भाई वो मेरे को रिप्लाई भी तो करना चाहेगा। रिप्लाई कैसे करेगा? जब वो मेरा सोर्स आईपी एड्रेस देखेगा। सिमिलरली जब मैं किसी पोर्ट पर भेजूंगा, राइट, एक मैसेज को, तो जो सर्वर है वो भी तो किसी पोर्ट पर रिप्लाई करेगा मेरे को, राइट। और अभी तक मैंने उसके बारे में नहीं बताया, वरना लोग ज्यादा कंफ्यूज होंगे, राइट। आएंगे, इस टॉपिक पर भी आएंगे और इस टॉपिक पे ही पढ़ा जाएगा। आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा कि जैसे डेस्टिनेशन पोर्ट नाम की चीज होती है, या सिर्फ पोर्ट जिसको मैं बोल रहा हूं, वो हो जाएगी आपकी डेस्टिनेशन पोर्ट, और आपको सोर्स पोर्ट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिसको एफएमएरएल क्यों बोलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो वर्ड्स ज्यादा नहीं लाने हैं अभी, वर्ड्स तो आप देख रहे होगे हम 4 या 5 या 6 बार बार इंट्रोड्यूस करते हैं एक एक क्लास में, राइट। तो पढ़ रहे होंगे आप, इसकी चिंता मत Yes. कीजिए बिल्कुल भी विवेक जी। परफेक्ट।
थैंक यू सो मच विष्णु सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले टाइम में मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ और यकीन दिला रहा हूँ कि बाय द टाइम वी विल रीच टू 30th क्लास, है ना, या 35th क्लास, आपको काफी अच्छी पिक्चर क्लियर होगी, बहुत अच्छी पिक्चर कि यार ये तो भाई मस्त हो रहा है मामला सारा का सारा। ठीक है, इसके बाद अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और कल क्लास नहीं है, अब हम वेडनेसडे को मिलने वाले हैं शार्प 7 AM में। ठीक है, हालांकि एक क्वेश्चन आ गया मिस्टर बालकृष्ण जी का, अगर बालकृष्ण जी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। हेलो सर, एक क्वेश्चन नहीं था, जस्ट एक मतलब क्लेरिफिकेशन था। हम्म जब मतलब कोई भी वेब डेवलपर जब भी वेब डेवलपमेंट करता है उसी टाइम में कोड डिसाइड कर देता है, राइट? क्योंकि अभी तो एजूर या कहीं पे भी क्लाउड पे भी अगर कोई बनाते हैं एप्लीकेशन तो इन शॉर्ट वहां पे ही पोर्ट नंबर डाल देते हैं, तो तब भी डिसाइड हो जाता है कि ये कहाँ पे जाने वाला है। हाँ, देखिए अब दो चीजें हैं इसके लिए। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको हम वेल डिफाइंड या वेल नोन पोर्ट्स बोलते हैं, है ना, ये डिफाइन कर दी गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने, अभी पूरी दुनिया यूज करती है वेबसाइट को, राइट, इसीलिए शायद इन्होंने इसको वेल डिफाइन कर दिया है। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होंगे जिनको पूरी दुनिया यूज नहीं करेगी, वो सिर्फ क्लोजली ही लोग यूज कर रहे होंगे उनको, तो उसके लिए हम वेल डिफाइंड पोर्ट तो नहीं, हम कोई भी पोर्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें क्लाइंट को जाके बताना पड़ता है जो भी उस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा कि भैया अगर तुम्हें एक्सेस करना है तो इस पोर्ट पर करो। आपने देखा होगा कभी कभी, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने देखा है, कि कभी कभी आप 192.168 या आईपी एड्रेस लिखते हो और इसके बाद डबल कॉलन लगा के एक नंबर भी लिख देते हो साथ में। ठीक है, तो इसको हम पोर्ट बोलते हैं, और ये वेल नोन पोर्ट नहीं होती, इसलिए हमें इसके आगे लिखना पड़ता है। लेकिन ये बात की बातें हैं, ठीक है, बट आप ये सही कह रहे हो कि हम जो एप्लीकेशन बनाने वाला है वो हमेशा पोर्ट डिक्लेयर कर सकता है। यू आर राइट। ठीक है, थैंक यू सर, क्लियर। इसके अलावा मेरे ख्याल से अब हम क्लास क्लोज करने की सिचुएशन में है। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने टाइम में प्लीज इस सर एक वीडियो को क्वेश्चन था। हाँ जी अमितेश जी पूछिए। हाँ जी पूछिए। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे होती हैं कि जो सिक्योर उसमें लिखता है कि वेबसाइट इज नॉट सिक्योर, हम्म उसका क्या मतलब होता है हाँ, कि ये वो आएंगे, कंप्यूटर डिसाइड करेगा या वो फिर भी बात की है। वेबसाइट डिसाइड हाँ, करेगी कि नहीं नहीं, वो सिक्योर? उसमें बहुत सारी चीजें हैं अभी एक्चुअल में। अभी हम इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है, सही यकीन कीजिए कि आपको ये समझाया जाए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मान रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने एक नेटवर्क सिक्योरिटी फ्रॉम स्क्रैच करके कोर्स बनाया हुआ है, राइट। उसमें हमने शुरू से ही बात की हुई है कि भाई ये जो जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई जब वेबसाइट एक्सेस की तो एकदम से मैसेज आता है कि ये सिक्योर नहीं है, कुछ वेबसाइट्स पर वो क्यों आता है, किन पैरामीटर्स पर, किन एल्गोरिथम पे वो डिसाइड होता है, ये सारी की सारी चीजें, और बहुत सिंपल शब्दों में। अगर आपको नहीं है तो आप यूट्यूब पर जाइए, ये वाला देख सकते हैं। लेकिन अभी इस कोर्स में हम इसको इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी मैं क्लास खत्म करूंगा क्योंकि मेरे को अभी मेरे ख्याल से 8:25 हो गए और अभी हम क्लास खत्म करते हैं। वेडनेसडे को मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय फॉर नाउ।